भारत माता की, भारत माता की। काफी लंबे समय के बाद मेरा सीमा क्षेत्र में आया हुआ है। 2 दिन एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में जैसलमेर में था। फिर जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने बताया, जिन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया 1970 में, आदरणीय विद्याधर जी, उनके गांव में एक मेरे एमपी फंड से सामुदायिक भवन बना, उसका उद्घाटन था। इसी तरह एक गांव में नर्सरी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ पे पॉइंट का पैसा दिया हुआ था, उसका शिलान्यास था। तो दिलीप जी की और जिलाध्यक्ष जी के मन में बात आई कि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलना होगा। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जिलाध्यक्ष जी को। मुझे कई चेहरे तो ऐसे, मुझे लगता है आप इसको नीचे कर दो तो क्या यहाँ साइड में इनको गर्दन ऊपर रखनी पड़ती है, क्या मैं साइड में आ जाऊँ? नहीं चलो ठीक है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला संगठन को, जिला अध्यक्ष जी को, कि जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, माताओं, युवा साथियों, देश अमृत महोत्सव बना रहा है। यानी हिंदुस्तान की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन इनमें से आप और हम तब हिंदुस्तान के इतिहास की ओर देखते हैं तो कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ पुराने लोग हम जैसे लोगों को सुनाया करते थे, भारतवर्ष विश्व गुरु था, भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी। तो हम जैसे तरुण लोगों के मन में, तरुण बालकों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता था। पढ़ाई करते करते, कॉलेज की पढ़ाई करते करते, कि हमारे विद्वान लोग ये कहते हैं विश्वगुरु थे, सोने की चिड़िया थी। लेकिन जो कुछ थोड़ा देश को समझते हैं तो लगता है कि हम एक दीनहीन की भावना में जी रहे हैं। पूरे दुनिया में हमको एक अनपढ़ और गंवार के देश के रूप में जाना जाता है। कई लोग हमको कहते थे ये तो सांप सपेरा और बीन बजाने वालों का देश है। और हमें वास्तव में 70 साल किस एक दीनता के भाव से जिए। हमको लगता था कि अगर हमारा कोई देश का नेता अमेरिका जाता था तो मन में भय रहता था, रशिया क्या सोचेगा। रशिया जाता था तो मन में भय रहता था, चीन क्या सोचेगा। चीन जाता था तो मन में भय रहता था, जापान क्या सोचेगा। और कभी कभी तो हमारा नेता जाता किस देश में था और कागज कोई और देश का बढ़ के आ जाता था। ये हमको मन में परेशानी होती थी कि सोने की चिड़िया, विश्वगुरु, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, इस देश की आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। बंधु, हम कई बार बड़ा जोर से कहते हैं, अभी जिलाध्यक्ष जी ने मेरे स्वागत में एक बात कही कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं कहूंगा अगर आपस में तो थोड़ी पंचायती और बंद करोगे तो ठीक रहेगा। ये जो आपस में पीछे जो बैठे हैं लोग, भवानी शंकर, आपको कह रहा हूं मैं, ओए भवानी, भवानी शंकर, क्यों बात करो पीछे बैठो। कार्यकर्ता जब बैठता है ना तो विषय को सुनना चाहिए।
अब आजकल मोबाइल ऐसा हो गया कि मेरा फोटो कितना जल्दी अपलोड होगा और उसी की चिंता में हमारी जिंदगी निकल जाती है। काम की चिंता करनी है हमको। लेकिन आज जब अभी कह रहे थे जिलाध्यक्ष जी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य है, बंधु है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी किसने बनाई? ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई, किसी एक परिवार ने नहीं बनाई, किसी एक जाति ने नहीं बनाई, किसी एक क्षेत्र ने नहीं बनाई। इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की योगदान से बनी। कब से प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आज जब जैसलमेर बाड़मेर में घुमा हूं तो मैंने बताया कई लोग मुझे अभी एक ढाणी भी जाके आया तो 82, 81 जब मोटरसाइकिल से दौरा करता था उस समय की बातें लोगों ने याद की। यानी कितनी तपस्या की होगी। दृश्य बदला है। आज वो स्थिति नहीं है। आज हमारे देश को लोग पूछने लगे। हम सबके मेहनत से, हम सबके प्रयत्न से 2014 में आप लोगों के बीच में से भी निकला हुआ एक ऐसा मर्द प्रधानमंत्री बना जिसने पहली बार, कल्पना क्या थी उनकी, मैं तो गुजरात 12 साल लगभग प्रभारी रहा हूं। 2001 में जब पहली शपथ ली मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जब 14 में पहली बार आए, अरे आजादी को तो 70 साल बीत गए थे, बहुत से प्रधानमंत्री निकले, किसी ने उस संसद भवन को मंदिर के रूप में नहीं माना, लेकिन आपके इस कार्यकर्ता ने उस संसद भवन को मंदिर के रूप में माना। और हम सब ने देखा कि जब पहले दिन वो गए तो उन सीढ़ियों को माथा टेक के फिर मंदिर में गए। वो रॉक मारने के लिए नहीं गए, वो अपनी पार्टी के भले के लिए नहीं गए, वो खुद के भले के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा मैं इस मंदिर में जा रहा हूं, इस मंदिर को सदैव प्रणाम करूंगा। और जब पहला भाषण दिया हम सब ने सुना, पहले भाषण क्या दिया, मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर उनको समर्पित होगी। और उन्होंने शुरुआत की। अरे एक तरफ तो 70 साल हमारे नेताओं ने देश की हालत बनाई। सहयोग कैसा बनता है। 2014 में पहली बार उनको संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने का मौका मिला, भारतवर्ष का नेतृत्व करने का मौका मिला। पहले भाषण में खुद के लिए नहीं मांगा, अपनी पार्टी के लिए नहीं मांगा, अपनी देश के लिए नहीं मांगा। उनके मन में बचपन की कल्पना थी वासुदेव कुटुंबकम की। और उन्होंने क्या मांगा, मैं आज दुनिया से आह्वान करता हूं कि इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, शक्तिमान बने। इसलिए क्यों नहीं बहुत दिन बना लिए, कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है, कोई फ्रेंड डे मना रहा, कोई मदर डे मना रहा, कोई फादर डे मना रहा, क्यों नहीं हम योग दिवस बनाए। और आपको आश्चर्य होगा, विदिन 15 डे पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाने लगी। क्या हमारा विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए पहला स्टेप नहीं था? ये हमारा दृश्य, ये दृश्य हमने खड़ा किया क्यों? हमारे मन में देशभक्ति की कल्पना थी, हमारे मन में देश में कुछ कर गुजरने की कल्पना थी। मुझे ध्यान है जब अटल जी की सरकार बनी और उससे पहले जब मोरारजी 77 में सरकार बनी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने। अफगानिस्तान का दौरा हुआ, अपना ऑफिशियल दौरा पूरा करने के बाद उन्होंने प्रोटोकॉल को कहा मुझे गजनी जाना। प्रोटोकॉल ने कहा गजनी तो हमारे यहाँ ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ऐसा कोई पर्यटक स्थल नहीं है, वहाँ तो साहब आप जैसे व्यक्ति के लिए ठहरने की स्थान नहीं है। उन्होंने कहा मुझे गजनी जाना है। उनके मन में कल्पना थी कि झोपड़ी जो उठा, रेगिस्तान जो उठा, किस ताकत के सारे हमारे सोमनाथ तक लूटना है। अटल जी उसके लिए गए थे गजनी, ताकि दोबारा कभी कोई व्यक्ति इस देश को लूटने की हिम्मत न करे। इस कारण से अटल जी गए। मोदी जी ने यही किया। जब हमने जीरो धन पर बैलेंस खोलना शुरू किया तो हमारे लोगों ने मजाक बनाया, अरे जीरो बैलेंस में आप बैंक खाता खुलवा रहे हो। हमारे मन में कल्पना दूसरी थी,
एक यहाँ देश में प्रधानमंत्री हुए, हम सब जानते हो चुटकला चला बिल्कुल, और चुटकला नहीं, वो कुछ बोले इसको चुटकला नहीं कह सकते, उनकी जबान पिछली या सत्यतम जबान से निकल गई। उन्होंने कहा मैं बाड़मेर के लिए 100 रुपया भेजता हूँ, बाड़मेर पहुंचते पहुंचते मात्र 20 रुपये पहुंचते 80 रुपये कहीं नहीं जाते। लेकिन देश का एक मर्द प्रधानमंत्री जिसने जीरो रन बैलेंस पर खाता खोल करके पूरा का पूरा उस खाते में जाए, ये पुख्ता व्यवस्था की पुख्ता। अब कोई सोच सकता है कि किसान कोई नवाचार करे, किसान कोई नई चीज करे और वहां पार्टी खड़ी होकर के उस नवाचार किसान को मंच में बुला करके उसका स्वागत करे? ये पूरे देश भर में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। बंधुओं, स्थिति बदली है, लेकिन स्थिति बदलने के साथ हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ी है। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े दल, विश्व के सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम नीचे तक जाते हैं कि नहीं जाते, हमारी बूथ तक व्यवस्था है कि नहीं है, हम बूथ से आगे पन्ना प्रमुख तक जा रहे कि नहीं जा रहे, हम उसकी चिंता कर रहे कि नहीं कर रहे। ये पार्टी अगर बढ़ेगी ना, मुझे पता है जब 2004 में प्रभारी बन के गुजरात गया, उस समय हमने पन्ना प्रमुख की, पेज प्रमुख की शुरुआत की थी। आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी पेज प्रमुख था, और हर एक पेज प्रमुख को, प्रभारी को हफ्ते में एक बार सूचना देनी होती थी कि आपने अपने पेज में से कितने लोगों से टेलीफोन से बात कर ली। मोदी जी नियमित हर हफ्ते मुझे फोन करके कहते थे, माथुर जी मैंने इतने लोगों से बात करी, जब व्यक्ति सिद्ध नहीं कर। और बंधुओं, जैसे मैं कहता हूँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, थोड़ी सी सूचना में आप इतनी बड़ी संख्या में आए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का एक डीएनए भी है। हमारा कार्यकर्ता जब ठान लेता है, हमारा कार्यकर्ता जब आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तो निश्चित रूप से हर काम को पूरा करता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था हमारे बारे में क्या क्या कहा जाता था, कैसी कैसी हमको कहना चाहिए कि सुनने को मिला था। लेकिन आज देश का नेतृत्व एक आदमी के हाथ में, ऐसी पार्टी के हाथ में, कोई कल्पना कर सकता है कि 6000 रुपये हर किसान के खाते में जाए, 2-3 किस्त के रूप में जाए, ये सीधा उसके बैंक में जाए, जितनी योजना है। और इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करता हूँ, मैं इन सब बड़े कार्यकर्ता जिम्मेवार से अपेक्षा करता हूँ, एक छोटी सी जिला अध्यक्ष जी आपसे भी कहूँगा कि जितनी मोदी जी की योजना है उनकी एक छोटी सी बुकलेट बनाइए, और वो बुकलेट हर कार्यकर्ता की जेब में रहे। जहाँ जाए वहाँ वो बैठक लें, चाहे वो मंडल की बैठक हो, बूथ की बैठक हो, शक्ति केंद्र की बैठक हो, जिले की बैठक हो, मोर्चों की बैठक हो, सबसे पहले उन योजनाओं को याद कराना चाहिए, एक एक योजना को बुलवाना चाहिए। अरे कितनी योजना है, किस तरह की योजना है, और वो योजनाएं अगर याद करोगे तो आपको पता लगेगा कि जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिस बूथ पर मैं रहता हूँ, जिस शक्ति केंद्र में मैं रहता हूँ, वहाँ वो योजनाओं से कितने लाभान्वित हो। और उससे फिर एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा कि चाहे वो एक बूथ हो, चाहे वो एक शक्ति केंद्र हो, क्या उस शक्ति केंद्र में हमारे जितने लाभार्थी हैं 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। आज की स्थिति तो ये है कि गांव या ढाणी का कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहाँ मोदी जी का सीधा सीधा लाभ किसी न किसी योजना से नहीं पहुंचा है ना सब जगह, लेकिन हमारा संपर्क नहीं, हमारा उनसे अटैचमेंट नहीं है, हमारा उनसे संबंध नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप उनको बुलाएं, बिठाएं। भाइयों, संगठन खड़ा होता है 4 सूत्र से, 4 सूत्र है संगठन के। पहला सूत्र होता है जनसंपर्क, लोगों से मिलना, राम राम करना, परिचय करना। फिर जनसंपर्क के बाद में दूसरा आता है जन संग्रह, राम राम हो गई, नमस्ते हो गई, मिलना हो गया। लेकिन मेरे बुलाने से आते हैं क्या? मैं चाय पे बुलाता हूँ तो 4 लोग आते हैं क्या? कभी मैं उसके घर जाता हूँ तो 4 लोग इकट्ठे होते हैं क्या? उसको कहते हैं जन संग्रह। और तीसरा सूत्र है जन संस्कार। हमने हमारी विचारधारा उसको बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? हमने दीनदयाल जी को उसको बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमने मोदी जी की योजना उसको सिखाई कि नहीं सिखाई? हमने मोदी जी ने इस देश में क्या क्या किया वो बताया कि नहीं बताया? वो होता है जन संस्कार, ताकि वो हमारी बातों को जहाँ जहाँ वहाँ बता सके। अंतिम सूत्र होता है जन कहना चाहिए जन संग्रह, जन सहयोग, जन संस्कार और जन सहयोग। उसके अनुसार उसको कोई कोई दायित्व देना, ऐसा नहीं सब मेरे जन में रखना। राजनीति में बड़ा भारी प्रॉब्लम आ गया।
मेरे पास कोई पद आएगा तो मैं अपने पास ही रखूंगा, दूसरे को आने नहीं दूंगा। लेकिन जो आपने कहा, जो आपने तय किया, उसके अनुसार क्या हमने उनको काम दिया, एक बूथ का दीजिए, एक किसी विषय के लिए। फिर जब बूथ की समिति बनती है, पन्ना मंडल की समिति बनेगी, शक्ति केंद्र की समिति बनेगी, क्या हमने सोशल और भौगोलिक समीकरण देखा है क्या? आप एक बूथ में जाएंगे, लगभग 1000-1200 वोट होते हैं। उन 1000-1200 वोट में 4-5 गलियां हो सकती है, 4-5 ढाणियां हो सकती है। क्या हमने हर ढाणी का प्रतिनिधित्व किया है क्या? हर गलियों का प्रतिनिधित्व किया है कि नहीं किया? वहाँ सोशल इक्वेशन किया है, वो उसमें है कि नहीं है? ये अगर ध्यान रखते रखते उस पार्टी को यहाँ तक लाए। ये पार्टियाँ यहाँ तक पहुँची तो इसलिए पहुँची है, और प्रभु कृपा से इतनी जबरदस्त हमारी ताकत खड़ी हुई है। अब बची का है कांग्रेस, वो ढूंढने को नहीं बची है कहीं पे भी, वो भी थोड़े समय में जाने वाली। लेकिन हमको भी जिम्मेवारी बड़ी, हमारा भी दायित्व बड़ा, क्योंकि मैं तो लगभग 10-12 साल संसद में रहा। सेंट्रल हॉल में बैठता था, कई बार कर्नल साहब भी मिलते थे, लेकिन जब बैठता था तो विपक्षी दल के लोग मेरे पास ज़्यादा बोलते थे। वो इसलिए बैठते थे कि मैं 1972 से मोदी जी के साथ काम कर रहा, तो वो मुझे क्या प्रश्न करते थे कि मोदी जी खाते क्या है, ये मोदी जी सोते कब है, ये मोदी जी की इतने विचार, इतने विषय दिमाग में कैसे रखते हैं? आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। आपने कभी सोचा कि रात भर चल के अमेरिका पहुंचे 9 बजे तो मीटिंग करे, फिर वापस सुबह वापस 9 बजे मीटिंग करे? समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मोदी जी ने अब तक अछूता छोड़ा हो। हर एक से सीधा डायलॉग कर रहे हैं, हर एक से सीधा डायलॉग, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम करने वाले लोगों की बात हो। आज सीधा लाइव मोदी जी ने अपना आपको गांव के हर वर्ग को जोड़ दिया। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे क्षेत्र में आने वाले बूथ को, हमारे क्षेत्र में आने वाले शक्ति केंद्र को, हमारे क्षेत्र में आने वाले पन्ना प्रमुख को, उस क्षेत्र में आने वाले पन्ने के वोटर्स को हमारा लाइव संपर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? मोदी जी की योजना है, वह पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंचने का उसको ज्ञान है कि नहीं है? ये तो कई बार क्या आता है, हम पहुंचाते हैं, उसको किसी को पता ही नहीं कि मोदी जी भेज रहे हैं। और मैं तो आपको कहूँगा, आप यहाँ ढाणियों में रहने वाले लोग हो, यहाँ जो ढाणी में बैठे उनको कहना चाहूँगा, आप जब गाँव में जाओ, ढाणी पे जाओ, और जिस माता को कोई वृद्धा पेंशन आती हो, जिस बूढ़े किसान को कोई 2000 रुपये की किस्त आती हो, आप उसको पूछना। उसका अगर हो सके तो आजकल मोबाइल सबके पास है, उसका एक वीडियो बनाना 2 मिनट 3 मिनट का, वो क्या क्या बोल रहा मोदी जी के बारे में, क्या कल्पना उसके बारे में। वो कहता आज सब कुछ पहुंचा, मोदी मेरे लिए भगवान है, बस इतना से एक काम और करना भाई जी, अगर मोदी जी से बात हो तो मुझे कहीं नहीं लाया जाता, मेरे घर पे पहुंचने कितनी अपेक्षा थी। किस तरह का देश बदला है। कहाँ तो हम दीनहीन भावना से जी रहे थे, कहाँ तो हम भीख मांगने के लिए थे। ये गुण था, पहले भी ये गुण था। उसी काल में कुछ समय के लिए एक प्रधानमंत्री हुए गलती से, उस परिवार से हट करके युद्ध हुआ, उन्होंने आह्वान किया कि पैसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को उनको भंडार भर दिया, सारा सोना गहना जितना देना चाहिए दान दिया। अन्न नहीं था, उन्होंने कहा एक समय का व्रत रखो, पूरे हिंदुस्तान में एक समय का व्रत रखा। इसलिए हिंदुस्तान के नागरिक में वो गुण थे, वो था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया। लेकिन क्यों? पार्टी एक परिवार बन गया, हिंदुस्तान में एक परिवार का कब्जा रहा। आज मोदी जी जो आह्वान करते हैं, अरे कैसी स्थिति बनी, कोई कल्पना कर सकते हो कि 2 देश युद्ध लड़ रहे हो और हमारे 30-40 हज़ार लोग वहाँ फंसे हुए हो। कर्नल साहब तो बैठे खुद फौजी यहाँ। कभी ऐसी घटना नहीं घटी कि जहाँ देश का प्रधानमंत्री दोनों विरोधी दलों देशों के नेताओं से बात करे, युद्ध विराम करावे और 36,000 लोगों को वहाँ से निकाल करके अपने घर में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? जिस माँ के घर वो बच्चा गया होगा, जिस पिता के घर वो इंजीनियर गया होगा, जिस भाई के घर वो वहाँ का कोई कर्मचारी गया होगा, उसकी कल्पना सोचो वो मोदी के बारे में क्या सोच रहे हो। तो हम सबका सहयोग है कि इतना जबरदस्त प्रधानमंत्री हमको मिला है, बस हमको सिर्फ अच्छा सेल्समैन बनना है। सेल्समैन समझते हो ना? और अच्छा माल बेचना है, नकली माल नहीं बेचना है। हम जो कर रहे हैं, हमने जो इस देश को 9 सालों में दिया है, उसको हमको लेकर मैं जाना है जनता के बीच में, और ताल ठोक के जाना है, कहीं इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनता तैयार खड़ी है, जनता पूरी ताकत से खड़ी है। आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से आपको पलक पावड़े बिछाने को खड़ी है, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि हमारी पार्टी का एक सिस्टम और है। अगर जिले का नेतृत्व 10 कदम चलेगा तो मंडल का नेतृत्व 50 कदम चलेगा।
मंडल का नेतृत्व अगर 50 कदम चलेगा तो बूथ का नेता आपका 100 कदम चलेगा। तो चलना पड़ेगा जिला नेतृत्व को। आप सोचो मैं तो टेलीफोन से सूचना कर दूं अगला करे, ये नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। हमको जाना पड़ेगा सब जगह, हमको हमारी बात बतानी पड़ेगी सब जगह, हम क्या क्या कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा सब जगह। हम लोगों ने देश में क्या क्या किया, अरे कहाँ भीख मांगते फिरे, सारा युद्ध का आयुध हम बाहर से लाते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आज इम्पोर्ट बहुत कम चीजें करनी पड़ रही है, चारों तरफ हम नहीं कर रहे। हमको भी गड़बड़ हुई, तेल के बाद अमेरिका ने अगर रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, चाइना हिंदुस्तान का क्यों, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ खरीदेंगे। और तो और अमेरिका राष्ट्रपति जो अमेरिका कभी हमको वीजा देने में जोर लगता था, वो खुद कहता है कि अगर रूस और यूक्रेन में कोई समझौता करा सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु बन रहा कि नहीं बन रहा, बताओ आप। जब हम विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं और इसीलिए हमने अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैंने अमृत महोत्सव की शुरुआत इसीलिए की। अब हिंदुस्तान बदल रहा है, अब हिंदुस्तान दीनहीन हिंदुस्तान नहीं है, अब हिंदुस्तान भीख मांगने वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब हिंदुस्तान बीन बजाने वाला या सफेदा वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब हिंदुस्तान विश्व गुरु की ओर बढ़ने वाला है। और आज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहने लग गए कि आने वाले 4-5 सालों में हिंदुस्तान आर्थिक रूप से भी विश्व का सबसे बड़ा लीडर हिंदुस्तान बनने वाला है। ये दुनिया कहने लगी, इसलिए हमको समझने की जरूरत है हम कितना काम कर सकते हैं। हमको अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमको नीचे तक जाना होगा, हमारे अंदर बैठ के नहीं चलने वाला भाई, आज टूर करना है। मुझे मजा आया, आज दिन भर में कितना घूम रहे हैं, खाली एक शादी के लिए कहाँ ले गए मुझे, बड़े कहा कि नहीं साहब बस 10 मिनट का रास्ता और ले गए 45 किलोमीटर। लेकिन जब वहाँ गया और वहाँ से वो ग्रामीण लोगों के बीच में जाके बैठा, उनका मन कितना खुश हुआ। मुझे एक ने कहा साहब आप अपने हरिद्वार में भाषण देना आए थे, बताइए कितना काम। अब मैं जाऊंगा तो होगा, मैं भी दिलीप को मना कर देगा मैं नहीं जाने वाला, तो कैसे संपर्क बनता बताओ। तो हमको भी नीचे तक मोदी की आवाज पहुंचानी है। और ये मान के चलो मोदी की आवाज घर घर पहुंच चुकी है, गांव गांव व्यक्ति के पहुंच चुकी है। आपने अगर 19 के चुनावों में मोदी जी के राजस्थान में भी उन्होंने उदाहरण दिए। मैंने पिछली बार योजनाबद्ध तरीके से कुछ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्गों के वीडियो बना के दिए थे उनको। और वीडियो में जो मोदी जी जब स्वयं रैली में उदाहरण देते थे तो क्या उसका स्तर चला जाता था, ये कल्पना नहीं कर सकते भाई। आज की तारीख में हिंदुस्तान विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और सोने की चिड़िया की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको बैठना नहीं पड़ेगा, हमको हर क्षेत्र में जाना पड़ेगा, हमको हर जगह बैठना पड़ेगा, हर बिरादरी में घुसना पड़ेगा। अब बीजेपी वो नहीं है जो अपनी कुंडली में गुट फोड़ के आप बैठे रहो, ऐसा नहीं है। अब बीजेपी के आज सब तरह के लोग आएंगे, हमको सबको साथ देना पड़ेगा। नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते ही जिस प्रकार से विश्व की बड़ी पार्टी बनी है उसी प्रकार तो लेजिस्लेटिव भी सबसे बड़े, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपीज हो, चाहे किसी में, हर तरफ हम आगे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कभी जा नहीं सकते, आज नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश हमारे पास है, दक्षिण में हमारा प्रवेश होने जा रहा है, तो हम सब जगह जाएं। राजस्थान में भी जो पिछली बार थोड़ी बहुत कमी रहेगी, किसी की रही होगी, उन बातों को भूल जाओ। हमारी एक आदत पड़ी हुई, हम पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं। मैं इसलिए भी सावधान करूंगा आपको कि पुरानी बातें याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों कि हम तो 70 साल तक विरोध में रहे और इसलिए कमियों की तो हमारे पीएचडी की हुई है, तो बीजेपी का कार्यकर्ता की हुई है। कहाँ नाली गली की हुई है, कहाँ खंबा टेढ़ा है, कहाँ एमएलए ने मुझे नमस्ते का जवाब नहीं दिया, कहाँ मैं एमपी साहब के पास गया तो मेरी तरफ नहीं देखा। ये हमारे मन में पीड़ा रहती है, किसी की तरफ देखना मत। मैं बताता हूँ भैया, एक न एक दिन सबके आगे फूल लगेगा, परमानेंट कोई नहीं है भाई, मान के चलो। मेरे भी अगर देखोगे 1950 से तो 50 पूर्व यहाँ बैठे बैठे मेरे लगा सकते हो। यहाँ भी कई पूर्व बैठे हैं, हर एक के पूर्व लगे लगे। अगर परमानेंट कोई पद है तो वो कार्यकर्ता नाम का पद है, जिसको भगवान भी कभी छोड़ नहीं जाता। बैठे ना कर्नल साहब, हमारे पूर्व मंत्री एमपी साहब, पूर्व एमएलए साहब बैठे, हर एक के पूर्व लगने वाले। इसलिए कभी ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मैं ही परमानेंट के लिए आया। हम सब मिलकर के काम करेंगे, सबको जोड़ के काम करेंगे और फिर राजनीति में रहते हुए ये थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी भी चलती रहेगी। हम हमारा समय उसमें ज्यादा बर्बाद कर देते। मैं आपसे निवेदन करना है,
बहुत समय बाद मुझे मौका मिला आपको कहने का कि ये जो खटपट होती है ना, वो अच्छा, वो बुरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सबसे ऊपर उठो। देश आगे बढ़ रहा हमारा, हमको देश को आगे बढ़ाना है, हमको उससे आगे बढ़ाना। उसको ये बना दिया, उसको ये बना दिया, उसको वो नहीं बनाया। अरे साहब मैं था, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं कैसे काम करूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं। कार्यकर्ता को काम करने से कौन रोक सकता भाई? कोई नहीं रोक सकता। आप काम करो ना। और इसलिए खटपट में भी अपना समय खराब नहीं करना। हमें बिल्कुल ताकत से, हमारे मारवाड़ में रेट चलता है, कोई देखा ना, रेट 2 बैल चलाते, गोल 2 चक्कर होता है, देखा रेट। और रेट में क्या होता है कि वो अंदर जो कुएं पे चलता है गोल चक्कर, ऊपर चलता है 2 बैल चलाते, उसको रेट बोलते हैं। लेकिन वो उल्टा नहीं चले, उसमें स्पीड ब्रेकर लगा रहता है और आवाज पड़ता है, उसको मारवाड़ी भाषा में डुआ बोलते हैं। तो एक राजा शिकार करने गया, खूब लंबा गया शिकार, तो मिला नहीं। घोड़े को भी प्यास लगी, खुद को भी प्यास लगी। थोड़ी देर देखा तो रेट दिख गया। तो राजा ने किसान को कहा कि मुझे पानी पिलाना है घोड़े को। तो किसान ने कहा पिलाओ साहब। अब वो घोड़ा जैसे ही वो नाली के पास को ले जावे और वो स्पीड ब्रेकर जोर से पड़े और घोड़ा बिगड़ जाए। 2-3 बार ऐसा हुआ। राजा ने कहा भाई तेरा रेट रोक, मेरा घोड़ा पानी नहीं मिला। किसान ने रेट रोक दिया। जैसे ही रोका पानी आना बंद हो गया। लगे पानी आना बंद हो, वापस चला, फिर वापस चला। 3-4 बार ऐसा हुआ। तो किसान को लगा कि इस राजा को अब ज्ञान देना चाहिए। तो राजा को क्या कहा किसान ने कि देख राजा, तेरे अगर घोड़े को तुझे पानी पीना है तो ये खटखट तुझे सहन करनी पड़ेगी, नहीं तो प्यासा जाना पड़ेगा। तो भाई अगर अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनानी है और अगर हम दुनिया में राज करना है तो ये खटपट सहन करनी पड़ेगी। आप ये सोचो वो नहीं और वो नहीं, ये निकलने वाला है। राजनीति जब से धरती पर आई ना, जब से ये खटपट चलती आई है। खूब भगवान कृष्ण ने कोशिश कर ली बेचारों ने, एक दिन तक चले गए लेकिन नहीं माने, आखिर महाभारत हुआ। तो इसलिए हम अग्रसर की ओर बढ़ रहे, हम पूरे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की ओर बढ़ रहे। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व तो हमें मिला है जो 24 घंटे देश के लिए सेवा में लगा है। तो हम क्यों चूके इसमें? हमको भी पूरी ताकत से इसमें लगना चाहिए। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस अभी 23 का आ रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 23 में भी जीतेंगे और 24 में भी मैं आपको कह के जा रहा हूँ 19 से ज्यादा सीट लेकर के सरकार बनाएंगे। ये आप निश्चित रहिए। आप दिल्ली की चिंता मत करो, आप अन्य प्रांत की चिंता मत करो। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है, घर पे सुबह उठते 4 अखबार आते हैं, हर तरह के चैनल है, और चैनल देखते मन में आता है आज वो बोल गया, वो बोल गया, उसमें ये आया, वो नाराज हो गया, वो राजी हो गया। मुझे अटल जी के टाइम का एक घटना, मैं महामंत्री था राष्ट्रीय उस समय भी एनडीए की सरकार थी और ममता जी हमारे साथ थी। अब ममता दीदी का जो स्वभाव है ना, वैसा स्वभाव उस दिन भी था। और ममता जी हर महीने 2 महीने में अटल जी से नाराज होती थी। और आपने देखा होगा, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, तो वो जैसे ही नाराज हो गए प्रधानमंत्री से मिलने जाती तो बाहर टीवी वाले खड़े थे, दीदी क्या होगा, बस आज 2 हाथ करके आऊंगी, मेरी बात नहीं मानी तो मैं मेरा वापस समर्थन वापस दूंगी। अब वो अंदर जाती, अब अटल जी उनको कुल्फी खिलाते, आइसक्रीम खिलाते, चाय पिलाते, अपने किसी को पता नहीं। घंटे 2 घंटे बाद वापस बाहर आती, फिर टाइम माइक वाले खड़े रहते, टीवी वाले, मेरे भाई क्या हुआ दीदी, मैं अटल जी की वार्ता से पूर्ण संतुष्ट हूँ और मेरा समर्थन जारी रहेगा। और बाड़मेर में क्या बेटा कार्यकर्ता परेशान हो रहा, अरे भाई तू उसको क्यों परेशान हो रहा है, जबरदस्ती जिम्मे ले रहा है, होगा नहीं भाई, वो जाने उनका कहाँ जाने। इसलिए हमको ये चिंता करने की जरूरत नहीं, आप चिंता मत करो, हम 24 घंटे जगह रहते। अब मैं जहाँ जाता हूँ तो पहले पूछते, भाई साहब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बहुत विचार है, क्या होगा, मैं तुझे क्या करना, अगर तुझे क्या होने की चिंता, चल मेरे साथ महीने या 6 महीने बाद मैं नहीं आ सकता, तो फिर क्यों मैं पूछ रहा है। लेकिन हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव को भी बदलना होगा। अब हम रूलिंग पार्टी के नेता है भाई, ये मन में आना चाहिए, हम सत्तारूढ़ दल के नेता है और एक अच्छी सरकार के नेता है, एक ईमानदार सरकार की नेता है। 9 साल में कोई माई का लालच पैदा नहीं हुआ जो हमारी सरकार को हमको डंके की चोट से जाना चाहिए, सीना तान के जाना चाहिए। हम उन चोरों की सरकार नहीं है जो घोटाले में घोटाला करता रहे। और इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ आपको बंधुओं, अभी जो वोट होने वाले हैं 23 और 24, उसमें एक नई चीज विशेष करके युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे पास 14 और 19 में बोलने के 10 साल का मटेरियल था,
यूपीए 1 और यूपीए 2 का। और यूपीए 1 और यूपीए 2 का 14 के बाद और 19 के बाद जो अब वोटर्स होने वाले हैं उनके दिमाग में वो बातें नहीं है। इसलिए आपका नीचे तक टूर होना जरूरी है। ये नव मतदाता सम्मेलन करना जरूरी है। उनको समझाना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी की योजनाएं क्या है, देश कहाँ था कहाँ ले गए हम, सारे आंकड़े आपके पास है, वेबसाइट में सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपको ऑन रिकॉर्ड है, आपको डे टू डे अपडेट होता। अगर हमारे यहाँ मोदी ऐप अपलोड नहीं हो तो मोदी ऐप अपलोड करके देखना चाहिए, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उस समय तो हमारे पास 50 घोटालों के किस्से थे। आज जो नया मतदाता बनाना उसके पास नहीं, फिर अपन कहते साहब इसके नाम नहीं जुड़े, इसके नाम नहीं जुड़े, वो नहीं समझे। ये जो एकदम फ्रेश मतदाता आएगा, चाहे वो 23 में आवे चाहे 24 में आवे, उस फ्रेश मतदाता को हमारी योजना है उसके गले तक उतारने का काम हम सब लोगों का, हमारा दायित्व बनता है। क्या वो सारी चीजें उनके गले में उतारें। मोदी जी ने क्या क्या किया है, दुनिया भर में क्या नाम हुआ है। अब आज देखिए हम कैसे लोग हैं, वर्षों से G20 हो रहा है, लेकिन आज G20 को हमने पूरे देश में उत्सव के रूप में लिया। सौभाग्य से अध्यक्षता करने का मौका मिला हमको, लेकिन हमने उत्सव के लिए पूरे हिंदुस्तान में हम बड़े बड़े शहरों में 2-2, 3-3 जगह करे। मैं अभी महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र में महिला मोर्चा ने एक कार्यक्रम दिया, G20 के नेता आए थे, उन्होंने रंगोली की और रंगोली विद इन 10 डेज पूरी दुनिया में पहुंच गई। कोई कल्पना कर सकता है? उन्होंने उसके फोटोग्राफ करके वीडियो बना करके उन बहनों के वीडियो बना करके अपने देश में भेजा और वहां देश में फिर। तो क्या ये नवाचार नहीं है क्या हमारा? अभी जो नवाचार किया अभी किसान मोर्चे ने, इस तरह के नवाचार कराने की जरूरत, इन नवाचारों के माध्यम से वो युवाओं को लुभाने की जरूरत है, युवाओं को आकर्षित करने की जरूरत है। और एकजुट होकर के कौन मिलेगा क्या मिलेगा। कई बार क्या होता है, जब हमारे जैसे बड़े लोग जाते हैं तो बड़े होर्डिंग लगते हैं, और होर्डिंग 3 दिन के लगते हैं तो सबके मन में रहता है अबके तो ये, अबके तो ये, अबके तो ये। मेरे भाई आप लोगों को इसको अबके में नहीं पढ़ना है, अबके तो कमल का फूल है, ये बात हमारे दिमाग में तो ये भी रहनी चाहिए, अबके तो कमल का फूल है और फूल ही रहने वाला, मान के चलो, और कोई नहीं रहने वाला। व्यक्ति आएगा जाएगा करेगा, इधर कितने लाखों की कुर्बानी। मैंने वो युग भी देखा है जहाँ जमानत जब्त होती थी, उसके लिए चुनाव लड़ते थे, और तब जिस दिन कहीं एक आध जगह जमानत जब्त होती थी तो स्पेशल मिठाई बांटी जाती थी कि आज जनसंघ के हमारे नेता की जमानत बच गई है, उसके लिए मिठाई बनती थी। और आज पूरा दृश्य बदला है, आप सब लोगों की मेहनत से बदला। कोई अकेले मोदी जी ने नहीं किया, कोई अकेले ओमप्रकाश माथुर ने नहीं किया, किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं किया। ये आप जैसे जैसे लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान की वजह से आज हमारी पार्टी यहाँ खड़ी है। हम सब लोग मिलकर के इस पार्टी को और आगे ले जाए और जहाँ का और कसर है उसको हम पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।